कल्पना कीजिए एक ऐसा रिश्ता जो कभी भाईचारे से भरा हुआ था, पर आज दुश्मनी की गहराइयों में डूब चुका है। ईरान और अमेरिका का संबंध भी कुछ ऐसा ही था। आज दुनिया भर के मंचों पर जब अमेरिका ईरान को आतंकवाद का मुख्य पोषक, वैश्विक शांति का खतरा और न्यूक्लियर बम का सपना देखने वाला देश बताता है, तो शायद वह जानबूझकर भूल जाता है कि इसी ईरान को कभी उसने अपना सबसे करीबी दोस्त माना था। 1950 के दशक में जब अमेरिका को लगा कि तेल की दौलत और न्यूक्लियर शक्ति के बिना विश्व में सत्ता की पकड़ बनाए रखना असंभव, तब उसकी नज़र मध्य एशिया के एक ऐसे देश पर पड़ी जो भौगोलिक रूप से सोवियत यूनियन के करीब था और तेल के विशाल भंडार से भरा हुआ था, ईरान। उस समय अमेरिका ने ईरान को केवल एक रणनीतिक सहयोगी ही नहीं, बल्कि अपने वर्चस्व की रीढ़ की हड्डी माना। बदले में अमेरिका ने ईरान को आधुनिक हथियार, भरपूर पैसा और यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक सौंप दी। ईरान के शासक शाह को अमेरिका में ऐसे सम्मान दिया जाता था जैसे कोई राज परिवार से आया हो। तेहरान की सड़कों पर वेस्टर्न कपड़े, अमेरिकी कारें और हॉलीवुड फिल्में आम बात हो गई थी। ऐसा लगता था मानो ईरान मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि मिनी न्यूयॉर्क हो। लेकिन इस दोस्ती की चमक सिर्फ ऊपर से थी, भीतर की सच्चाई बेहद कड़वी थी। ग्रामीण इलाकों में बिजली तक नहीं पहुंची थी। बेरोजगारी और महंगाई ने आम नागरिकों को तोड़ कर रख दिया था। और सबसे बड़ी बात, देश का सारा तेल वेस्टर्न कंपनियों के हाथ में था। साल 1971 में जब शाह ने एक ऐसी पार्टी आयोजित की जो इतिहास में सबसे महंगी पार्टी कही गई, तब ईरानी जनता का धैर्य टूट गया। उस पार्टी में विदेशी मेहमानों के लिए हजारों किलो खाना विदेशों से मंगवाया गया, जबकि उसी समय देश के हजारों लोग भूखे पेट सो रहे थे। यह फर्क, ये अपमान और ये लूट, यही वह चिंगारी थी जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति की आग जलाई। अयतुल्लाह खुमैनी नामक धर्मगुरु की अगुवाई में सत्ता में आई एक नई क्रांतिकारी ताकत ने शाह को देश से बाहर निकाल दिया और अमेरिका के प्रभाव को जड़ से उखाड़ फेंका। अब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था, जहां लोकतंत्र और अमेरिका की कोई जगह नहीं थी। इसी के साथ अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ा, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, बैंकों में पड़े ईरान के अरबों डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा पैंतरा चला जिसने लाखों लोगों की जान ली। उसने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को पूरी तरह से फंड किया। उसे केमिकल वेपन्स के कच्चे माल से लेकर सैटेलाइट इमेज तक सब दिया ताकि वह ईरान पर हमला कर सके। 1980 से शुरू हुआ यह युद्ध 8 वर्षों तक चला और इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। यह लड़ाई ईरान को पूरी तरह कमजोर करने का एक प्लान था, लेकिन जब वही सद्दाम अमेरिका के खिलाफ गया और कुवैत पर हमला किया, तो अमेरिका ने उसे भी नेस्तनाबूद कर दी। यह सब इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका की दोस्ती स्थायी नहीं होती, जब तक फायदा होता है तब तक साथ, और जैसे ही समीकरण बदलते हैं दोस्त दुश्मन बन जाता है। इन परिस्थितियों में क्या कोई देश जिसे चारों तरफ से घेरा गया हो, जिसने लाखों नागरिक खोए हों, चुपचाप बैठ सकता है? शायद नहीं, और इसीलिए ईरान ने ठाना कि अब वो खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि कोई दुश्मन उसे फिर से छू न सके। 1984 से उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया और 1989 से इस दिशा में बड़े स्तर पर काम होने लगा। लेकिन जब भी ईरान इस प्रोजेक्ट में थोड़ी भी तरक्की करता, अमेरिका और इसराइल मिलकर उसके ठिकानों को खत्म कर देते। 2003 के बाद अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया। पश्चिम में इराक, पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर पर अपनी फ्लीट और पश्चिम में इसराइल, जिसके पास खुद 90 से अधिक न्यूक्लियर बम माने जाते हैं। ईरान पर एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंध लगते गए, व्यापार बंद होता गया और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूटने लगी। लेकिन 2015 में ईरान ने एक समझौता किया, उसने न्यूक्लियर एक्टिविटी सीमित करने की बात मानी और अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध हटा दिए। यही वह समय था जब एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी थी। लेकिन ये ज्यादा समय नहीं चली, क्योंकि 2018 में ट्रंप प्रशासन ने बिना किसी ठोस कारण के यह समझौता तोड़ दिया और ईरान को फिर से प्रतिबंधों के भंवर में धकेल दिया। ईरान ने अब यह स्पष्ट कर दिया कि अगर दुनिया उसे शांति के बावजूद सताना चाहती है, तो वह अब और नहीं झुकेगा। वह न्यूक्लियर पावर बनेगा ताकि अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। आज की तारीख में ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। उसकी ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान है, जिसे वह अब किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और यही कारण है कि अमेरिका और इसराइल जैसे देश उससे डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह वही ईरान है जिसे उन्होंने कभी कमजोर समझा था, और अब वही देश उनकी रणनीतियों को चुनौती दे रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते। नैतिकता केवल मुखौटा होती है और ताकत ही अंतिम भाषा होती है, जिसे वैश्विक राजनीति में समझा और समझाया जाता है।